अब आइए अगले चरण में चलते हैं। तपे हुए स्वर्ण की चमक और साहित्य के सुवर्ण की आभा का मंडन करने के लिए हम सुनते हैं आदरणीय कुंदन जी को। नई पीढ़ी के व्यंग्यकार अभिषेक जी से जो रचनाएं सुनी, बहुत अच्छा लगा। नई पीढ़ी की समझ हम लोगों से आगे की है। हम लोग तो 70 के समय से लिख रहे हैं। धर्मी साप्ताहिक हिंदुस्तान से शुरुआत हुई, व्यंग्य और कहानी दोनों ही एक साथ लिखे, तो अपने नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश की। उसी में से एक रचना पहले पढ़ता हूँ। शीर्षक है व्यवस्था का सवाल। शादियों में आप जानते हैं बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो नहीं हो तो फिर शादी का रंग जो है वो ख़ास तौर से बारातियों के लिए फीका हो जाता है। तो उसी पर मैंने लिखा, सुने। रज्जू पहलवान के सुपुत्र की बारात 200 किलोमीटर दूर एक कस्बे में गई। लड़की के बाप ने अच्छा इंतज़ाम किया। वैसे भी सभी लड़कियों के बाप उनकी शादी के वक्त अपनी जान हाजिर कर देते हैं। उसके बाद भी सारे वक्त उनकी जान हालत में अटकी रहती है। रास्ते में 2 जगह लड़की के चाचा मामा ने बारात के स्वागत का इंतज़ाम किया। नाश्ता पानी पेश किया, काजू किशमिश के पैकेट भेंट किए, पान मसाला के पाउच हाजिर किए। समझदार लोगों ने काजू किशमिश के पैकेट जेब में खोस लिए कि बारात से लौटकर बाल बच्चों को देंगे। बारात संतुष्ट होकर आगे बढ़ी। बारात लड़की वाले के घर पहुंची तो वहाँ भी भरपूर स्वागत हुआ। रुकने टिकने की व्यवस्था माकूल थी। सेवा के लिए सेवक और घर के लोग मुस्तैद थे। धोबी नाई पॉलिश वाला अपनी अपनी जगह डटे थे। मुंह से निकलते ही हुक्म की तामीली होती थी। सब जगह इंतजाम चौकस था, कहीं भी खामी निकालना मुश्किल था। रात को वरमाला के बाद सब भोजन में लग गए। तभी वधू पक्ष को सूचना मिली कि वर पक्ष के कुछ लोग भोजन के लिए नहीं पधार रहे हैं, शायद नाराज है। लड़की के चाचा चिंतित बारात के डेरे पर पहुंचे तो पाया कि वर के चाचा सिर के नीचे कोहनी धरे लंबे लेटे हैं और उनके आसपास 5-6 सज्जन अति गंभीर मुद्रा धारण किए बैठे हैं। लड़की के चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, भोजन के लिए पधारे? उनकी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। लड़के के चाचा छत में आंखें गड़ाए रहे और उनकी मंडली मुंह पर दही जमाए बैठी रही। लड़की के चाचा ने दोहराया, चला जाए। अब लड़के के चाचा ने कृपा करके अपनी आंखें छत पर से उतार कर उन पर टिकाई। फिर उन्हें सिकोड़ कर बोले, आप मजाक करते हैं क्या? लड़की के चाचा घबरा कर बोले, क्या बात है, क्या हुआ? वर के चाचा आंखें तरेर कर बोले, होना क्या है, आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। लड़की के चाचा परेशान होकर बोले, कौन सी व्यवस्था रह गई? लड़के के चाचा की नजर वापस छत पर चढ़ गई। वहीं टिकाए हुए बोले, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एक कमी हो तो बताए। उनकी मंडली भी भिनभिनाकर बोली, सब गड़बड़ है। वधू के चाचा और परेशान होकर बोले, कुछ बताएं तो। वर के चाचा फिर उनकी तरफ दृष्टिपात करके बोले, आप तो ऐसे भोले बनते हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। हम घंटे भर से यहाँ लेटे हैं, लेकिन कोई पूछने आया कि हम क्यों लेटे हैं? लड़की के चाचा झूठी हंसी हंसकर बोले, हम तो आ गए। वर के चाचा हाथ नचाकर बोले, आपके आने से क्या फायदा, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो क्या मतलब? लड़की के चाचा ने विनम्रता से कहा, हमने तो व्यवस्था पूरी की है। वर के चाचा व्यंग्य के स्वर में बोले, दरअसल आप ख्यालों की दुनिया में रहते हैं,
आप सोचते हैं कि आपने जो कर दिया उससे बाराती खुश हो गए। असलियत ये है कि बारातियों में 10 तरह के लोग हैं। किसको क्या चाहिए या आपको क्या मालूम। जिसे दूध पीना है उसे पानी पिलाएंगे तो कैसे चलेगा। मंडली ने सहमति में सिर हिलाया। लड़की के चाचा परेशान होकर बोले, किसे दूध पीना है, अभी भिजवाता हूँ। वर के चाचा खिसियानी हंसी हंसकर बोले, हद हो गई, हम कोई दूध पीते बच्चे हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आता। लड़की के चाचा ने दुखी होकर कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बारात को शिकायत का मौका ना मिले। वर के चाचा विद्रूप से बोले, हम ही बेवकूफ़ हैं जो शिकायत कर रहे हैं, हमने सैकड़ों बारातें की हैं, कोई पहली बारात थोड़ा ही है। लड़की के चाचा हाथ जोड़कर बोले, तो हुक्म करें, क्या व्यवस्था करूं। वर के चाचा वापस छत पर चढ़ गए। लंबी सांस छोड़कर बोले, क्या हुक्म करें, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो हुक्म करके क्या करें। मंडली ने गमगीन मुद्रा में सिर लटका दिया। लड़की के चाचा के साथ उनके जीजा जी भी थे। वे समझदार तपे हुए आदमी थे। अपने साले का हाथ पकड़कर बोले, आप समझ नहीं रहे हैं, इधर आइए। फिर लड़के वालों से बोले, आप ठीक कह रहे हैं, व्यवस्था में कुछ खामी रह गई, हम अभी दुरुस्त कर देते हैं। सुनते ही लड़के वाले सीधे बैठ गए, जैसे मुर्दा शरीर में जान आ गई हो। लड़के के चाचा का तना चेहरा ढीला हो गया। जीजा जी अपने साले को खींचकर बरामदे में ले गए। वहां उन्होंने कुछ फुसफुसाया। साले साहब प्रतिवादी के स्वर में बोले, लेकिन हम तो 10 साल पहले गुरुजी के सामने छोड़ चुके हैं, हमारे तो पूरे परिवार में कोई हाथ नहीं लगाता। जीजा जी बोले, तुम्हें हाथ लगाने को कौन कह रहा है, तुम ठहरो, हम इंतजाम कर देते हैं। फिर वे बारातियों के सामने आकर बोले, आप निश्चित रहें, अभी व्यवस्था हो जाती है, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनते ही उखड़े हुए बाराती एकदम सभ्य और विनम्र हो गए। हाथ जोड़कर बोले, कोई बात नहीं, आप व्यवस्था कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आधे घंटे में व्यवस्था हो गई और बाराती सब शिकायतों को भूलकर व्यवस्था का सुख लेने में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद फिर लड़की के चाचा बारातियों के हालचाल लेने उधर आए तो लड़के के चाचा ने कुर्सी से उठकर उन्हें गले से लगा लिया। उन्हें खड़े होने और बोलने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी भरे गले से बोले, ईमान से कहता हूं भाई साहब कि इतनी बढ़िया व्यवस्था हमने किसी शादी में नहीं देखी। बेवकूफ़ी में आपकी शान के खिलाफ कुछ बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा। अब तो हमारी आपसे जिंदगी भर की रिश्तेदारी है। उनके आसपास गिलासों में डूबी मंडली में से आवाज आई, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसी A1 व्यवस्था हमने किसी शादी में नहीं देखी। दूसरी रचना है नवाब साहब का पड़ोस। बड़े लोगों के पड़ोस में बसने के कुछ सुख होते हैं, कुछ दुख होते हैं, उसी पर मैंने लिखा है नवाब साहब का पड़ोस। मैंने उनके पड़ोस में बसने की गुस्ताखी करीब 1.5 साल पहले की थी। सुनता था कि वे किसी मशहूर नवाब खानदान के भटके हुए चिराग हैं। कभी कभार गेट के पास मिल जाने पर सलाम दुआ हो जाती थी, लेकिन आना जाना कतई नहीं था। उनके घर कई लोगों का आना जाना लगा रहता था। बहुत से कार वाले लोग आते थे। उनके पास भी एक पुरानी कार थी जो घंटों में स्टार्ट होती थी और जो रोज़ हमारे घर को धुएं और शोर से भर देती थी। मैं लिहाज में धुएं के घूंट पीता बैठा रहता था। एक दिन सवेरे सवेरे वे गेट खोलकर हमारे घर आ गए। मैंने उन्हें देखकर उलझन में पड़ गया, क्योंकि मैं अमूमन मामूली इंसानों से ताल्लुक़ रखता हूँ। सामंतों और ऊंचे लोगों से निभाव करने का मुझे अभ्यास नहीं है।
उनके आने से मैं सपरिवार कृतार्थ हो गया। वे कुर्सी पर विराज कर बोले, आपसे मिलने की तबीयत तो कई बार हुई, लेकिन आ ही नहीं सका। अजीब बात है कि हम 1.5 साल से पड़ोसी हैं और एक दूसरे को बाकायदा जानते भी नहीं। मैंने उन्हें चाय पेश की। वे चुस्कियां लेते हुए बोले, दरअसल मैं इस वक्त इसलिए आया था कि अचानक 2000 रुपये की ज़रूरत आ पड़ी है। वैसे तो बहुत रुपया आता जाता रहता है, लेकिन इस वक्त नहीं है। मैं उनके आने से अभिभूत था। लगा पैसा मांग कर वे मुझ पर इनायत कर रहे हैं। ऐसा होता है कि कोई बड़ा आदमी आपसे ऋण मांगने लगे तो आपको भी गर्व होता है कि चलो भाई हम इतने बड़े आदमी को पैसा दे रहे हैं। भीतर से पैसे लाकर मैंने उनके सामने रख दिए। वे पैसे जेब में रखते हुए बोले, दरअसल पान वाला और गोश्त वाला सवेरे सवेरे पैसों के लिए सर पर खड़े हो गए, इसलिए आपको तकलीफ देनी पड़ी। मैंने संकोच से कहा, कोई बात नहीं। वो बोले, हमारे यहाँ रोज 100-150 रुपए के पान आते हैं, गोश्त भी रोज 1.5 किलो आ जाता है, मेहमान आते हैं तो बढ़ भी जाता है, महीने 1.5 महीने में हिसाब होता है। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, क्या ज़माना आ गया कि पान वाले और गोश्त वाले की हिम्मत पैसे मांगने के लिए हमारे घर आने की होने लगी। फिर व्यंग्य से हंसकर बोले, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में सब तरह के लोगों को सर पर बैठाना पड़ता है। मैंने सहानुभूति में सिर हिलाया, कहा, दुरुस्त फरमाते हैं। वे उठ खड़े हुए, बोले, अब इजाज़त चाहता हूँ, आप फिक्र मत कीजिएगा, पैसे जल्दी भेज दूंगा। मौके की बात है, वरना पैसे तो आते जाते रहते हैं। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। वे चले गए। मैं 2000 देकर भी खुश था। इतने इज्जतदार लोगों को कर्ज देने के मौके बार बार नहीं मिलते। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन नवाब साहब के पास से पैसा लौटकर नहीं आया। जब 2 महीने बीत गए तो मेरे सब्र का पैमाना छलक उठा। एक शाम को हिम्मत जुटाकर उनके दौलत खाने में घुस गया। वे बरामदे में सब रोगों की दवा का गिलास लिए बैठे थे। बगल में पानदान रखा था और एक तरफ पीकदान। मुझे देखकर उन्होंने बड़े इत्तेफाक से स्वागत किया। गिलास की तरफ इशारा करके बोले, थोड़ी सी नोश फरमाएंगे? मैंने क्षमा मांगी तो हंसकर बोले, अपनी तो इससे पक्की दोस्ती है, इसके बिना शाम नहीं कटती। आप भी इससे दोस्ती कर लीजिए तो जिंदगी रंगीन हो जाएगी। मैंने हंसकर उनकी बात टाल दी। उन्होंने पॉलिटिक्स की बात शुरू कर दी। बोले, इन नेताओं को हुकूमत करना नहीं आता। हम जैसे खानदानी नवाबों से कुछ सीखते तो मुल्क का भला होता। हमारे तो खून में हुकूमत बैठी है। ये हमसे कुछ मशवरा लें तो आज के निज़ाम में खासा फर्क आ सकता है। मेरे जैसे सैकड़ों राजाओं नवाबों के काबिल वारिस बेकार बैठे हैं, लेकिन हमारी काबिलियत का इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। हमें क्या नुकसान तो मुल्क का हो रहा है। थोड़ी देर तक उनकी लंतरानी सुनने के बाद मैंने जी खड़ा करके कहा, नवाब साहब, वे पैसे मुझे मिल जाते तो मेहरबानी होती, मुझे ज़रूरत है। वे माथे पर बल देकर बोले, कौन से पैसे? मैंने हैरान होकर कहा, वही जो लेने आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए थे। वे उसी तरह बोले, वे रुपए मैंने आपको लौटाए नहीं। मैंने अपराध भाव से गिड़गिड़ा कर कहा, अभी नहीं लौटे नवाब साहब। वे गाल पर उंगली टिकाकर बोले, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। दरअसल मैं समझ रहा था कि मैंने लौटा दिए। 1 मिनट में हाजिर हुआ। वे उठकर कुछ अप्रसन्न भाव से भीतर चले गए। लौटकर बोले, माफ़ कीजिएगा, पैसे आए तो थे, लेकिन पिछले हफ्ते हमारे साले साहब फैमिली के साथ आ गए थे। उनके साथ शहर के लिए कार से पचमढ़ी चला गया था। काफ़ी पैसा खर्च हो गया।
2-3 दिन में भिजवा देता हूँ। मैं चलने लगा तो वे बोले, दरअसल मैं शाम को किसी से लेन देन की बात करना पसंद नहीं करता, पीने का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मैं उनसे बार बार माफ़ी मांगकर अपराधी की तरह लौट गया। 2-3 दिन की जगह 3 महीने गुजर गए। नवाब साहब के घर से खाने की खुशबू और कार का धुआं आता रहा, लेकिन पैसे नहीं आए। आखिरकार एक बार फिर बेशर्मी की चादर ओढ़कर उनके हुजूर में हाजिर हो गया। इस बार थोड़ा जल्दी गया ताकि उनके सुरूर में खलल ना पड़े। वे बेगम के साथ बैठे चौपड़ खेल रहे थे। मुझे देखकर बेगम अंदर तशरीफ ले गई। नवाब साहब पहले की तरह जोश से मुझसे मिले। बोले, आप तो ईद के चांद हो गए, मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है। फिर वे मुझे बताने लगे कि कैसे उनसे मिलने एक मिनिस्टर साहब आए थे जिनके दादा उनके दादा जान के यहाँ बावर्ची हुआ करते थे। बोले, अब भी बहुत इज्जत से पेश आता है भाई, वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो जाए फिर भी हम ही रहेंगे और वो वही रहेगा। वे एक शिकार का किस्सा शुरू करने जा रहे थे कि मैंने बीच में कहा, माफ़ कीजिएगा नवाब साहब, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मैं अपने पैसों के बारे में आया था, आपने फरमाया था कि 2-3 दिन में पहुँच जाएंगे। नवाब साहब ने पहले तो ओह कहकर माथे पर हाथ मारा, जैसे मेरी रकम भूल जाने का उन्हें अफसोस हो। फिर पहले की तरह 1 मिनट कहकर भीतर गुम हो गए। लौट कर बोले, आप 1 घंटे पहले आ जाते तो दे देता, अब तो गड़बड़ हो गया, पैसा आते ही लेनदार सूंघते हुए आ जाते हैं। आप चलिए, मैं कल तक कुछ इंतज़ाम करता हूँ। चलने लगा तो उन्होंने हंसकर टिप्पणी की, आपका दिल पैसों में कुछ ज़्यादा ही रहता है, पैसा तो हाथ का मैल है, ज़िंदगी का लुत्फ़ लीजिए, कुछ हमसे सीखिए। मैंने कहा, कोशिश करूँगा। तो उस दिन सारी शाम दिमाग ख़राब रहा। जब 1 हफ्ते तक नवाब साहब का कल नहीं आया तो इस बार गुस्से में फिर उनके घर जा धमका। वे बालों और मूँछों में खिजाब लगाए कुछ चिंतित से बैठे थे। मुझे देखकर आधा उठकर हाथ मिलाया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही बोले, बड़ा ख़राब ज़माना आ गया है, आज शराब के लिए आदमी भेजा तो गुस्ताख शराब वाले ने कहवा भेजा कि पहले पिछला उधार चुका दूँ, फिर आगे शराब मिलेगी। आदमी की कोई कद्र कोई इज्जत ही नहीं रह गई, पैसा ही सब कुछ है। पुराना ज़माना होता तो मैंने उनकी बात काट कर कहा, आपने दूसरे दिन पैसा भेजने को कहा था, तब से इंतज़ार ही कर रहा हूँ। वे गुस्से में हाथ नचा कर बोले, हद हो गई, मैं इस फिक्र में परेशान हूँ कि मेरी आज की शाम कैसे गुजरेगी और आपको अपना पैसा दिख रहा है, खूब पड़ोसी हैं आप, रुकिए मैं अभी आता हूँ। वे भीतर चले गए। भीतर कुछ देर मियाँ बीवी में ज़ोर से बात करने की आवाज़ें आती रहीं। फिर वे गुस्से में मुँह बिगाड़े बाहर निकले। मेज़ पर कुछ नोट रखकर बोले, ये लीजिए 1000 रुपये हैं, अपना कलेजा ठंडा कर लीजिए और मुझे मेरे हार पर छोड़ दीजिए। उधर बेगम है कि एक पैसे के लिए झिकझिक करती हैं और इधर आप जैसे लोग सूदखोरों की तरह पीछे पड़े रहते हैं। मैंने उठते हुए पूछा, बाकी? वे हाथ हिलाते हुए बोले, बाकी भी मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र रखना सीखिए, हम ख़ानदानी लोग हैं, आपका पैसा लेकर भाग नहीं जाएंगे। अब मेहरबानी करके पैसों का तकाजा करने के लिए तशरीफ़ मत लाइएगा, हम खुद भिजवा देंगे। तब से फिर 1 महीना गुजर गया है और नवाब साहब के घर से खुशबुओं के अलावा कुछ नहीं आया। अब फिर किसी दिन मेरा दिमाग ख़राब होगा और नवाब साहब की शाम ख़राब करने के लिए उनके दौलत खाने पर जा धमकूँगा। धन्यवाद।